आरजीएन पब्लिक स्कूल आपके हिंदी टीचर। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का शब्द विचार पढ़ाता हूँ। शब्द क्या है? भाषा के प्राण होते हैं। शब्द जो है वो भाषा के प्राण होते हैं। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में वायु रूपी प्राण होता है, उसी प्रकार भाषा के प्राण ये शब्द होते हैं, क्योंकि इसके बिना भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब शब्द क्या है? शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। जिन वर्णों के समूह का कोई अर्थ नहीं होता वे शब्द नहीं कहलाते। अर्थात एक से अधिक वर्णों के योग से रचित ऐसी ध्वनि शब्द कहलाते हैं जिसका कोई अर्थ हो। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है, जैसे बादल, विद्यालय, गुलाब आदि। वर्णों के सही क्रम के कारण उपरोक्त तीनों शब्द सार्थक हैं। यदि इन शब्दों का क्रम बदल दिया जाए तो इन शब्दों से कोई अर्थ नहीं होगा, अतः ये शब्द निरर्थक कहलाएंगे। तो शब्द की परिभाषा हो गई, एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब आगे देखिए शब्द के भेद। शब्द के भेद व्याकरण के दृष्टि से शब्द को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो इसमें पहला उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी और पांचवा संकर शब्द। इसके पहले हमने आपको पढ़ाया उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, जिसमें 4 प्रकार थे: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द, है ना। तो ये 4 तरह के शब्दों में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं तथा ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे रात्रि, अग्नि, पर्वत आदि। ऐसे बहुत सारे शब्द जो है संस्कृत के हैं जिसे हम तत्सम शब्द कहते हैं और वो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। उस तरह के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो मूल रूप से संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप है, जैसे रात, आग, पहाड़, सूरज, सोना आदि, है ना। ये संस्कृत के परिवर्तित रूप है जो संस्कृत से हिंदी रूप में आ गए हैं, और उनका प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तब उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। दूसरा है देशज शब्द। इस शब्द के नाम से ही पता चल जाता है कि ये शब्द जो है वह देशी हैं। हमने अपने सुविधाओं के लिए उन्हें बना लिया है। देशज शब्द का शाब्दिक अर्थ है देश में उत्पन्न जो शब्द आम बोलचाल की बोलियों से विकसित होकर हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे गाड़ी, थैला, रोटी, लोटा, झाड़ू, पगड़ी, डिबिया आदि। ये सभी देशज शब्द हैं। इसे हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए बनाया और पुनः इसे हिंदी में प्रयोग करने लगे। तब से ये देशज शब्द हमारे व्याकरण में प्रचलित हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट जो है वह विदेशज शब्द है। इसके नाम से ही पता चल जाता है कि ये शब्द विदेशी हैं, बाहर से आए हुए हैं और हमारे हिंदी व्याकरण में प्रविष्ट कर चुके हैं। हमारे देश में अनेक वर्षों तक विदेशियों का शासन रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी भाषा के अनेक शब्द धीरे धीरे हिंदी में शामिल हो गए। कुछ विदेशी शब्द इस प्रकार हैं, जैसे स्टेशन, पार्टी, नर्स,
कार, औलाद, किताब, भौर, मालिक और मालिक आदि, ये सारे शब्द जो है वो विदेशी हैं, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं और उनका धड़ल्ले से आज प्रयोग होता है। प्रमोद कुमार मिश्रा हिंदी व्याकरण पढ़ा रहा था। पिछले दिनों आपको मैंने शब्द विचार के विषय में पढ़ाया था और उसके कुछ अंश मैं आज पुनः प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले है संकर शब्द। संकर शब्द कहने से ही पता चलता है कि यह दो भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। दो विभिन्न भाषाओं के योग से बने शब्द को संकर शब्द कहते हैं। जैसे हिंदी और फारसी के शब्द मिलकर बनते हैं छायादार, अंग्रेजी और फारसी शब्द से मिलकर बना है जेल खाना, संस्कृत और हिंदी के शब्द से मिलकर बना है वर्षगांठ। अब हम रचना के आधार पर शब्दों के भेद को पढ़ेंगे। रचना के आधार पर शब्द के निम्नलिखित 3 भेद हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। इन तीनों शब्दों को हम बारी बारी से आगे पढ़ेंगे। शब्द रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते, जैसे चित्र, मेज, हाथी, आदमी, हाथ आदि। अब इन शब्दों को अगर हम खंड करें तो ची प्लस त्र चित्र होगा, तो न ची का सार्थक अर्थ निकलता है और न त्र का। उसी तरह मेज, हाथी, आदमी, हाथ के खंड करने पर उन खंडों के सार्थक अर्थ नहीं निकलते। इससे हम कह सकते हैं कि ये शब्द रूढ़ शब्द है। इसके बाद यौगिक शब्द। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके टुकड़े करने पर अर्थ निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्या यानी ज्ञान और आलय का अर्थ होता है घर, जहां हमें विद्या दी जाती है, वैसे स्थान को विद्यालय कहते हैं। दूसरा है हिमालय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय का अर्थ होता है घर, दोनों को मिलकर बनाते हैं हम हिमालय। तो ऐसे शब्द जिनके टुकड़े या खंड करने पर दोनों खंडों के सार्थक अर्थ निकले उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। अब इसके बाद नीचे आइए योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज यानी पंख में जन्मा हुआ अर्थात कमल, हिम प्लस आलय यानी हिम का घर हिमालय, 10 आनंद जिसके 10 सिर हो अर्थात रावण, नीलकंठ जिसका कंठ नीला हो अर्थात शंकर नीलकंठ, लंबोदर जिसका उदर लंबा हो अर्थात गणेश। तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ कहते हैं। हमने आपके जो पढ़ाया तो वह अर्थ के आधार पर शब्द के पहले जो पढ़ाया हमने उसके आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या है? सार्थक शब्द जिन शब्दों का अपने आप में अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। ये व्याकरण सम्मत होते हैं। उदाहरण जानवर, उदाहरण के तौर पर जानवर, विद्यालय, मंदिर, पूजा आदि सार्थक शब्द हैं क्योंकि इनके कुछ न कुछ अर्थ स्पष्ट होते हैं। सार्थक शब्दों के अंतर्गत एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, श्रुति भिन्नार्थक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आदि आते हैं।
इसके बाद निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द क्या है? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता परंतु भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर वाक्य है आपने खाना वाना खा लिया। दूसरा वाक्य है तुम रोटी बोटी खा लो। इन दोनों उपरोक्त इन दोनों वाक्यों में वाना तथा बोटी निरर्थक शब्द है जो वाक्य रचना में सहायक होते हैं पर इनका कोई वैसे अर्थ नहीं होता। ये निरर्थक शब्द होते हैं। अगली क्लास में हम आगे के चीजों को पढ़ाएंगे। तब तक इतना ही आप पढ़ें और इसे शॉर्ट नोट्स बना लें, इसे नोट्स के तौर पर रख लें बनाकर, ताकि परीक्षा उपयोगी हो और आगे आपके परीक्षा में काम आए। धन्यवाद।